नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम इसका सेट 2 करने जा रहे हैं। सेट 1 पहले ही हो चुका है। कई लोगों ने अप्रिसिएट किया और कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन भी आया है। तो और चीज़ें इम्प्रूवमेंट भी करेंगे और आप इस सेट को डेली देखते रहिएगा। रेगुलर आपको क्लास देखना है, ये नहीं गैप करना है। रेगुलर देखते रहेंगे, देखेंगे आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको, चाहे पीएस एपीएस का हो या आरओ का हो, अदर कोई एग्ज़ाम हो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इसे घुमा फिरा करके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत अलग से कहीं से क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आप रेगुलर रिवीजन वगैरह करते रहेंगे तो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा और मन लगा कर आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। अभी इतने वाद हुए थे जो केस दायर होते हैं। यहाँ पे देखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, ए के गोपानंद बनाम मद्रास राज्य। इसको ईयर वाइज आपको करना है, क्रोनोलॉजिकल आर्डर में। और एग्ज़ाम में सिर्फ यही आया था, केशवानंद बनाम भारती बनाम केरल राज्य एग्ज़ाम में आया था। तो मैं सोचा ये सब करा देता हूँ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है। ये है, ये तो एग्ज़ाम में आ चुका है तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो तीनों आपका तैयार हो जाएगा। तो जैसे आगे कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसमें आपको कोई डाउट ना हो। ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 में हुआ था। ठीक है। गोलकनाथ बनाम पंजाब 1967 में, केशवानंद 1973 में। ऐसे चीज़ें याद करेंगे तो आपको आराम से याद। मिनरवा मिल्स 1980 में एक आया था, इसके साथ में आप ये दोनों कर लिए हैं, रह जाएगा 19। पहले ए डी वाला होगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी। अब मूल अधिकार से रिलेटेड है तो मूल अधिकार के बारे में और सब चीज़ें जान लेनी चाहिए आपको। जैसे मूल अधिकार देखें तो आपके माइंड में तुरंत छोटी छोटी चीज़ें अपने आप माइंड में रिकॉल हो जानी चाहिए, तब आप समझिए कि हमारी तैयारी अच्छी है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। किस भाग में है? अनुच्छेद कौन कौन सा है? ये बेसिक चीज़ें आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए, सोचने वाली बात नहीं कि इसको आप सोचें तब बताएं। अब इसमें कौन कौन से अधिकार? अच्छा, मूल अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सब तुरंत माइंड में आना चाहिए। अब समानता का अधिकार कहाँ कौन कौन से है? 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का 19 से लेकर 22। शोषण के विरुद्ध 23-24। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कई बार एग्जाम में ऐसे ही आया। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से लेकर कहाँ तक है? स्वतंत्रता का 1922। अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एक तो आप देखेंगे आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत जो था। 18 क्या है? उपाधियों का अंत। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्ट हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। 21, एक 21 ए याद रख लीजिए, ये भी कई बार एग्जाम में आया हो। शिक्षा का अधिकार। और 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। गिरफ्त 22 क्या है? गिरफ्तारी या निरोध कुछ दशाओं में संरक्षण। और
मोस्ट इम्पॉर्टेंट 23 और 24 हमेशा इसमें क्वेश्चन आता रहता है। दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम मतलब मानव तस्करी और इस शोषण के विरुद्ध, जो बच्चों का शोषण होता है। तो ये इतना चीज़ें आपको हमेशा आपको याद रहनी चाहिए, हमेशा टिप पे होनी चाहिए, तब समझिए आपकी तैयारी एकदम अच्छी है। ये सब हमेशा टिप पे होना चाहिए, तब समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। और ऐसे देखते रहेंगे तो आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे तैयार होती रहेंगी। निम्नलिखित में कौन सा संसार का सबसे बड़ा पोतवाहक नहर है? शिपिंग कनाल कौन सा है? सुएज नहर है। और एक सब नहर देख लेते हैं। कील नहर जर्मनी में है, किस किस सागर को जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। अगर मैप हो तो मैप में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। सू नहर आप अमेरिका और कनाडा के जो नहर हैं 4-5 वहाँ से सुपीरियर झील मतलब सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ता है। सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ता है। और सुएज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। ये सभी कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ने वाली नहर कौन सी है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर जोड़ने वाली नहर कौन सी है? ये नहीं आया एग्जाम में, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पनामा नहर। तो सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर। ये चारों ऑप्शन आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है? ये तट दिए गए हैं। अगर आप बंदरगाह से रिलेटेड आप प्रश्न देखेंगे, कोच्चि बंदरगाह मतलब मालाबार तट, यही इसका आंसर यही है। केरल का जो तट होता है मालाबार तट कहलाता है और कोच्चि बंदरगाह केरल में ही है। बंदरगाह टोटल कितने हैं? 13 बंदरगाह हैं। अब अगर इसको थोड़ा मैप पे देखेंगे, एक बार क्लियर करा देते हैं। मैप ये बन गया। 6 इस तट पे हैं, 6 इस तट पे हैं। ये कौन सा है? पश्चिमी तट, ये पूर्वी तट है। एक तो यहाँ पे है कांडला बंदरगाह। इससे आपका पूरा बंदरगाह आपका लगभग तैयार करा देंगे, जो जो क्वेश्चन आ सकता है। कांडला बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल। और ये कौन सा बंदरगाह? ज्वारी बंदरगाह है। यहाँ पे आ जाएंगे मुंबई का। एक तो मुंबई पोर्ट मुंबई है, दूसरा एक नाहवा सेवा है। मुंबई सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नाहवा सेवा का दूसरा नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। यहीं पे एक मुर्मुगांव है, गोवा नदी पे मुर्मुगांव। मुर्मुगांव से गोवा समझ लीजिए। ये किस नदी पे है? जुआरी नदी के तट पर है, जुआरी नदी। यही है कर्नाटक बंगलौर, न्यू मंगलौर। कर्नाटक में कौन सा है? न्यू मंगलौर बंदरगाह। और ये कोची हो गया, मालाबार तट। कोची इसको क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी बोलते हैं? कोची बंदरगाह को। 6 इधर हो गए। एक तो कांडला हो गया, मुंबई होगा, नाहवा सेवा, मुर्मुगांव, मंगलौर, कोची। 6 इधर हैं। इधर कौन कौन से हैं? यहाँ पे एक कोलकाता हल्दिया हो गया,
एक इधर पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, तमिलनाडु में 3 हैं, एक तो इंदौर हो गया, चेन्नई हो गया और एक तूतीकोरिन हो गया। तो टोटल 6 6 एक होता है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पोर्ट ब्लेयर। अभी कितने बंदरगाह? 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। 13 की लोकेशन आपको क्लियर हो गई, कहाँ कहाँ पे हैं आप अच्छे से बता दिया हूँ। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? विशाखापट्टनम को ये लैंड लॉक्ड बोलते हैं, लैंड लॉक्ड। और ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के नीचे है और ये सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। पारादीप, पारादीप कहाँ पे है? उड़ीसा में। और किस तट पर? उत्तरी सरकार तट इसको बोलते हैं। कोलकाता, ये हुगली नदी के पास है तो इसको नदी तटीय बंदरगाह बोलते हैं कोलकाता को। इंदौर, इंदौर का दूसरा नाम भी एक है, इंदौर बंदरगाह को क्या नाम? कामराजार बंदरगाह। और इसको कारपोरेट बंदरगाह भी बोलते हैं, कारपोरेट। ठीक है। तूतीकोरिन, इसको तूतीकोरिन को शिपिंग पोर्ट भी बोलते हैं, मछली के लिए बहुत, मत्स्य पोर्ट, शिपिंग पोर्ट। इसको वी चिदम्बरनार बंदरगाह भी बोलते हैं, चिदम्बरनार। ये सब चीज़ें हैं, इतना तो पता हो जाना चाहिए। अब तो काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा बंदरगाह के बारे में। सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पे हैं? मुंबई में 48 बंदरगाह, छोटे बंदरगाहों में 48। और जबकि प्रमुख बंदरगाह जो 13 प्रमुख है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? 3 है यहाँ पे, तमिलनाडु में चीन है, 3 है, इंदौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। और वैसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा बंदरगाह कहाँ पे हैं? मुंबई में है। एक दो और छोटे बंदरगाह जो क्वेश्चन में आ जाते हैं कभी कभार, जैसे अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पे है? केरल में है। काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में है। दाहेज गुजरात में है। ये सब क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बंदरगाह से रिलेटेड मैं समझता हूँ कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, 200-250 के आसपास छोटे बंदरगाह हैं सब मिला करके। और शिपिंग पोर्ट किसको बोलते हैं? तूतीकोरिन को बोलते हैं। कामराजार किस पोर्ट को बोलते हैं? इंदौर पोर्ट को बोलते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम है। सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई है। सबसे बड़ा कृत्रिम अगर पूछेंगे तो नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू है। कोलकाता बंदरगाह का दूसरा नया नाम क्या रखा गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का क्या नाम रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। तो ये सब चीज़ें हो गई। तूतीकोरिन बंदरगाह का नाम क्या है? वी चिदम्बरनार बंदरगाह। कोच्चि को क्या बोलते हैं? अरब सागर की रानी बोलते हैं। मरमुगांव जुआरी नदी पे है। न्यू मंगलौर कहाँ है? कर्नाटक में है। तो अब मैं समझता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मालाबार तट चेन्नई तट होता है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलाकर बोलते हैं, जनरली तमिलनाडु। कोंकण तट महाराष्ट्र और गोवा मिला करके। उत्तरी सरकार उड़ीसा और कुछ आंध्र प्रदेश। ये सब तट हैं, तट याद रहना चाहिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है? अब आंग्ल मराठा युद्ध ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ प्रथम द्वितीय तृतीय, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था 1775 से 82 के बीच में। और उस टाइम कौन, ईयर तो नहीं पूछता है, उसे याद कर लीजिए, कभी काल पूछ ही दे। 1775-82 देखते रहिए, याद हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग।
वारेन हेस्टिंग। सेकंड, लॉर्ड वेलेजली। थर्ड, लॉर्ड हेस्टिंग। ये तीनों आप याद कर लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? वायसराय कौन था? वारेन हेस्टिंग। द्वितीय लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग अलग अलग हैं। यहीं पे एक चीज़ और आप याद कर सकते हैं, सेकंड किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली। यहीं पे आप इसको थोड़ा सा और आप माइंड लगाएंगे तो फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी याद कर सकते हैं, एंग्लो मैसूर युद्ध। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के काल में ही हुआ था। ये चीज़ हो गया। और इसका फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध किसके काल में हुआ था? एंग्लो मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। दो क्वेश्चन और यहाँ पे याद आप कर सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वारेन हेस्टिंग, सेकंड एंग्लो मराठा लॉर्ड वेलेजली, थर्ड एंग्लो मराठा लॉर्ड हेस्टिंग। अब एक का डबल कितना होगा? दो। दूसरा आंग्ल मैसूर किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग, इन्हीं काल में हुआ था। और इसका डबल फोर्थ आंग्ल मैसूर किसके काल में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली। तो यहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक अपना लगाएंगे तो याद हो जाएगा। 2 का डबल 4, फोर्थ आंग्ल मैसूर कर देंगे, फर्स्ट का डबल 2 आंग्ल मैसूर युद्ध, तो दोनों आपको तैयार हो जाएगा। और ये लॉर्ड हेस्टिंग थर्ड है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा? तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध किसके काल में होता है? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड वेलेजली काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, और 2 का डबल 4 4 एंग्लो मैसूर युद्ध। जौनपुर नगर निम्नलिखित किसकी स्मृति में स्थापित किया था? जौनपुर नगर कौन स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार ये भी आ जाता है, कौन स्थापित किया? फिरोज शाह। किसकी याद में स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और उसका दूसरा नाम क्या था? जौना खां। उसी के नाम पे जौनपुर पड़ा। ये आप देख सकते हैं, इसकी याद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था और मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। आईआरसी का तात्पर्य क्या है? आईआरसी कंप्यूटर में एक है इंटरनेट रिले चैट। इंटरनेट रिले चैट। निम्नलिखित में कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा आप लोग याद कर लीजिए। कोबाल हो गया, बेसिक है, पास्कल है, सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है, फोर्ट्रॉन है, एल्गोल है। ये सब आपके उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है, तो सब चीज़ याद रखिए। कई बार कई दे देता है, उसमें कहता है कौन प्रोग्राम कंप्यूटर उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है। तो ये सब इतना याद किए रहेंगे, इतने में आपका काम हो जाए। कोबाल, बेसिक, पास्कल, जावा, पाइथन, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, C++, ये सब उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन। आप अभिक्रिया जानते होंगे, नाभिकीय संलयन। और इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। अगर यहाँ पे आता सूर्य, तभी यही क्या होता? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। यहाँ कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन, रासायनिक क्रिया नाभिकीय संलयन। पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट टू रिलीव सफरिंग, मतलब एक दर्द जिसमें दर्द ना हो ऐसी डेथ जो दी जाती है पेशेंट को, जो बहुत ऐसे सफ़र कर रहा है, ठीक नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो एक ट्रीटमेंट दिया जाए, यूथेंसिया उसको बोलते हैं। पेनलेस डेथ, यूथेंसिया इसको बोलते हैं। यूफोरिया मतलब अति उत्साही, एक्सट्रीम हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। यूफेमिज मतलब मृदुभाषी टाइप का होता है। इसका आंसर क्या होगा? यूथेंसिया। पेनलेस डेथ मतलब यूथेंसिया। कई बार ये पेपर में देखते होंगे, कई लोग आग्रह करते हैं कि हमको यूथेंसिया दे दिया जाए, जो लोग बीमारी से पीड़ित रहते हैं, नहीं ठीक हो पाते हैं। इसमें इनकरेक्ट स्पेल, जो गलत स्पेल्ड किया गया है उसको देखना है। डिक्लेंसन ये सही है,
डिक्लेंशन मतलब ह्रास टाइप मतलब डिक्रीज, उसी से रिलेटेड डिक्रीज मतलब वही यहाँ प्रेजेंस है। लैबिरिंथ मतलब भूल भुलैया घुमक्कड़ टाइप का जिसमें ज़्यादा बहुत ज़्यादा जटिल चीज़ें हों, लैबिरिंथ। क्विंट इसेंस ये भी सार से रिलेटेड है, सार मर्म उसका क्या है। यहाँ पे पैंडेमोनियम होगा, पैंडेमोनियस ना होकर के पैंडेमोनियम होगा, यस नहीं होगा, यहाँ पे एम होगा। ये सब चीज़ें आप तैयार कीजिए। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मिस स्पेल्ड में आता है लैबिरिंथ और एक क्वांट इसेंस। ये सब पूरा याद कीजिए कौन सी स्पेलिंग क्या है। यहाँ कई बार यस लगा के देता है, यहाँ पे यस लगा के देता है, इसमें आई लगा के देता है, इसमें TION कभी क्या लगा देता है, ऐसे ऐसे आता है क्वेश्चन। जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। यहाँ पे डाउट हो सकता है, देख सकते हैं। जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए क्या होता है, अपठित। और जो पढ़ने योग्य ना हो, यहाँ पे जो पढ़ने योग्य ना हो उसे अपठित बोलते हैं, और जो पढ़ा ना गया हो उसे अपठित बोलते हैं। दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास करता हो तो ये इसमें कौन सा होगा, अपठित। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक डाउट बता देते हैं, कई बार एग्जाम में घुमा देता है। एक होता है भूटिया, एक होता है भोटिया। भोटिया कहाँ का है, उत्तराखंड का। और ये भूटिया कहाँ का है, भूतिया या भूटिया, ये सिक्किम का है। अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिक्किम का। नागालैंड का फेमस क्या क्या है, नागालैंड का कौन नृत्य कौन कौन सा फेमस है नागालैंड में। एक तो रेंगमा, दूसरा जेलियांग, आलू अट्टू, और एक फेमस फेस्टिवल कई बार आ चुका है। एक तो हार्नबिल फेमस कई बार एग्जाम में आ चुका है। हार्नबिल कहाँ का त्यौहार है, हार्नबिल और मुआत्सु, ये कई बार आ चुका। हार्नबिल तो याद कर लीजिए आप, हार्नबिल कई बार एग्जाम आ चुका है। हार्नबिल कहाँ का फेस्टिवल है। उड़ीसा का कौन सा नृत्य फेमस है, छऊ नृत्य फेमस है, छऊ नृत्य। और वेस्ट बंगाल का बाउल, चावल का कटोरा टाइप ऐसे बाउल बोलते हैं ना, एक यहाँ पे बाउल नृत्य होता है, बहुत फेमस है बाउल नृत्य। सिक्किम को बता दिए भूटिया। ये सब चीज़ें आप याद कीजिए। नागालैंड में रेंगमा, जेलियांग, जेलियांग याद कर लीजिए। और त्यौहार कौन सा है, हार्नबिल त्यौहार एक फेमस है। उड़ीसा का छऊ है, पश्चिम बंगाल का बाउल है, सिक्किम का भूटिया है। ये इसको रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाना पड़ेगा, कई लोग इसको गलत भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, 1² + 0, 2 का इस 1 का 1 यहाँ पे 2 का स्क्वायर +1 5, 3 का क्यूब +2, 27 + 2 29। अब अगला क्या आएगा, 4 की पावर 4 + 3 तो 256 + 3 259। एक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित इसमें जो ये पद है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर नंबरिंग याद है, इसकी नंबरिंग कितना होता है 1 2, इसकी नंबरिंग कितना होता है 3 4, इसका 5 6, मतलब इन दोनों का मल्टीपल है। यहाँ भी जो आएगा मल्टीपल ही आएगा, लेकिन आप देखेंगे सीरीज चल रही है 2, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा दिए, फिर अगला क्या आएगा 7, 7 सभी में है, जी जी जी, और 8 भी सभी में है। तो मल्टीप्लिकेशन किस में आ रहा है, 7 × 8 56। ये थर्ड वाला सही हो जाएगा। तो
तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 14 क्वेश्चन आज था। आप लोग कमेंट करके बताइए आपके कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन के साथ मैंने काफ़ी कुछ क्वेश्चन करा दिया हूँ। बंदरगाह वाला काफ़ी क्वेश्चन आपका हो गया, बंदरगाह से रिलेटेड, और मूल अधिकार से रिलेटेड हो गया, और आपका आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किसके काल में हुआ था? वारेन हेस्टिंग, वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग, और सेकंड का डबल क्या होता है? फोर्थ आंग्ल मैसूर वही, और फर्स्ट का डबल सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। ये दोनों सेम शासनकाल में हुआ था। ये सब इतना बता दिया हूँ। अब आगे फिर नेक्स्ट एपिसोड मिलेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। जैसे मैं बंदरगाह वगैरह कराऊँ ना, सोच रहा हूँ वैसे एक एक टॉपिक आपको वैसे भी यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, जिससे कि आपको एक जगह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष।